आपका, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उशिता तिवारी। एटा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक प्रभारी अरशद जमाल और उनके साथियों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकिता शर्मा से अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता डॉक्टर अंकिता शर्मा ने थाना कोतवाली नगर में अरशद जमाल सहित अन्य के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल न्याय की मांग की है। डॉक्टर अंकिता शर्मा ने बताया कि एटा मेडिकल कॉलेज में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसमें ब्लड बैंक की एचओडी डॉक्टर हिमा वार्ष्णेय बिना ड्यूटी आए लाखों रुपए वेतन के रूप में ले रही हैं। भ्रष्टाचार का उजागर करने पर ब्लड प्रभारी अरशद जमाल ने उन्हें धमकाया और अभद्रता की। पीड़िता ने बताया कि प्राचार्य रजनी पटेल की मिलीभगत से कॉलेज में 1.5 दर्जन से अधिक डॉक्टर बिना ड्यूटी के सैलरी उठा रहे हैं, जिससे सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। डॉक्टर अंकिता ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने कहा, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। ये भ्रष्ट लोग मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। इस गंभीर मामले की जांच कर शीघ्र उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि मेडिकल कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से ये निवेदन है कि प्लीज़ इस तरह का जो सिस्टम है, जो करप्शन का जो खोखला कर रहा है सिस्टम को, और हम जैसे लोग जब उस चीज़ के लिए थोड़ा सा भी बोलते हैं पेशेंट के हक में, तो हमें इस तरह से परेशान किया जाता है। आज कमेटी में डॉक्टर अरशद जमाल जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने इतनी अभद्रता की है, लेकिन फिर भी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो वही इस मामले पर हमसे बात करने के लिए जुड़ी हैं डॉक्टर अंकिता शर्मा। डॉक्टर अंकिता, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने एटा मेडिकल कॉलेज में किस तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत की, इसकी थोड़ी सी विस्तार से जानकारी दीजिए। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग हैं जो हफ्ते में एक दिन आते हैं, कोई 10 दिन में एक दिन आता है। मैंने तो यहाँ पे 2023 में ज्वाइन किया था। तो अभी मैंने एक लैब स्टार्ट कराई थी, जिसमें जो मेरी एचओडी हैं, जो संविदा पे पोस्टेड हैं, वो एचओडी बनाया हुआ है उनको संविदा पे होते हुए, वो हफ्ते में एक या 2 दिन आती हैं अलीगढ़ से। तो उनकी ड्यूटी चल रही थी, तो मरीजों को दिक्कत हो रही थी। उस संबंध में मैंने जो मरीजों की शिकायत आ रही थी उनको लेकर वो मैंने प्रिंसिपल मैडम को फॉरवर्ड की थी। और उस दिन से मेरा मेंटल हैरेसमेंट इन लोगों ने सबने जो 2 दिन आते हैं और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ने मिलकर स्टार्ट किया। इन द फॉर्म ऑफ मुझे शो कॉज नोटिस दिए। मैडम ने अपनी ड्यूटी बीच में से हटा के, डॉक्टर हिमा वार्ष्णेय ने अपना बीच में से हटा के मिडिल ऑफ द रोस्टर में से पेशेंट की शिकायतों के ऊपर मेरी ही दोबारा से 4 महीने की आगे ड्यूटी लगा दी कि तुम ही करोगी, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो हफ्ते में एक दिन आती हैं। मरीजों की रिपोर्ट पेंडिंग थी, एक रिपोर्ट तो आज तक पेंडिंग है, 20-25 दिन तक रिपोर्ट पेंडिंग रही और इस तरह की चीज़ें हुई। पर मैंने सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है रिटन वे में एप्लीकेशन तौर पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को दी, ऊपर भी भेजी। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ने कोई भी इन चीज़ों में संज्ञान नहीं लिया उन्होंने। और इस तरह से फिर ये बात तो ये जो सारे जो प्रूफ हैं कि उनका रूम लॉक्ड रहता था, रजिस्टर वो अंदर रख लेती थी और उनका मतलब तो मैंने सारा जियो टैग के फोटोज और रजिस्टर के फोटोज और सारी चीज़ें यही वो मैंने जब बाकायदा सारी जगह पे तो प्रॉपर प्रोटोकॉल मैंने इन्फॉर्म करने के बाद फिर जब प्रिंसिपल मैम कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे थे, तो फिर मेरी सैलरी रोक दी जून की, मुझे बिना बताए, बिना इन्फॉर्मेशन दिए, बिना कोई नोटिस दिए, जबकि मैं डेली आ रही हूँ, मेरा सारा बायोमेट्रिक है, मैं पंच कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। तब जब जून की सैलरी रोकी तो मेरे को इतना ज़्यादा फील हुआ, मेंटली हारे के मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं सारा लेटर्स में ऊपर लिख चुकी थी, सब लोगों को इन्फॉर्म कर चुकी थी। और उसके बाद फिर मैंने वो चीज़ एक्स जो ऐप होती है ट्विटर, उस पर मैंने डाला वो चीज़ और वहाँ से इनका ये चीज़ शुरू हुई कि हफ्ते में 2 दिन आने वालों की जो सूची है, क्योंकि जो कमिटीज बनाई गई बाद में इस प्रकरण को लेके, उसमें भी वही लोग डाले गए जो हफ्ते में 2 दिन आते हैं। आपने बताया कि भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद जो अरशद जमाल ने आपको धमकाया, क्या आप उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर सकती हैं कि किस तरीके से या कौन से मीडियम के थ्रू उन्होंने ये सारी बातें या आपको जो धमकियां मिली हैं वो किसके थ्रू हुआ है?
एक्चुअली 31 जुलाई को एक कमेटी रखी थी मीटिंग 2 बजे, जिसमें उन्होंने ये मुद्दा रखा था कि ट्विटर पे आपने एक्स ऐप पे क्यों पोस्ट किया, कैसे पोस्ट कर दिया आपने, उसके रिगार्डिंग एक कमेटी रखी गई थी, जिसमें मुझे मेल द्वारा सूचना मिली थी, जिसमें डॉक्टर हेमा वॉश ने और मुझे और कमेटी सदस्यों सबको वहाँ रहना था। तो मैं 2 बजे पहुंच गई थी एग्जैक्ट, और मैंने अपने कॉलेज के ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन भी डाल दी थी कि मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गई हूँ और बाकी सारे कमेटी मेंबर्स को वेट कर रही हूँ। 2-3 लोग वहाँ आए, बैठे, और तकरीबन 40-50 मिनट बाद डॉक्टर अर्शद जमाल, डॉक्टर रितु गुप्ता आए, और आते ही वो बैठे, और उन्होंने मुझे बोला कि आप फोन अपना बाहर रख के आओ। तो मैंने एक दिन पहले ही वाया मेल रिक्वेस्ट कर रखा था कमिटी मेंबर्स से, सीएमएस सर से, कि मुझे पूरे कमिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग प्लीज अलाउ की जाए, आप लोग करवाएं और लिखित में कुछ सवाल जवाब करवाएं, ताकि ये एक ट्रांसपेरेंसी रहे और सेफ्टी भी इंश्योर रहे। तो वर्बली मुझे एश्योरेंस दिया था सीएमएस सर ने कि ठीक है आप कर लेना या करवा देंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। तो मैंने सर से बोला सर विद आपकी परमिशन हो तो मैं अपने फ़ोन से ये सारा वीडियो रिकॉर्डिंग आप करवा दीजिए मेरे फ़ोन से, क्योंकि ये सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है। इतना बस बोलने की देरी थी, और डॉक्टर अर्शद जमाल ने इतनी ज़्यादा अभद्र और अमर्यादित जो भाषा होती है उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दी, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला मैं देखता हूँ तुम्हारा जो भी, मैं अब सारा डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने बस इतना ही बोलूँगी, अमर्यादित और अभद्र भाषा में का यूज करते हुए मुझे गेट आउट बोला, बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए, और मुझे इतना ज्यादा अनसेफ फील होने लगा कि मैं अपना फोन लेके मैं बाहर जाने लगी, और मैं सीधे जो नियरेस्ट जो भी अथॉरिटीज होती हैं उनको मैंने फिर एक लिखित में शिकायत दी इस चीज की कि ये मतलब ये अलाउड नहीं हो सकता कि आप एक वुमेन से इस भाषा में गाली गलौज करके बात करके आप थ्रेटन करें कि हम तुम्हें देख लेंगे और ये सारी चीजें। तो ये मैंने सूचना से नियरेस्ट अथॉरिटीज को दी जो कंसर्न है। अंकिता जी, जब आपको ये सारी धमकियां मिली तो आपने किसी मतलब पुलिस में या फिर किसी उच्च अधिकारियों को ये जानकारी दी थी? हाँ, मैंने ये इन्फॉर्मेशन एसएसपी ऑफिस में भी दी हुई है रिटन में, और अपने जो नियरेस्ट कोतवाली देहात है वहाँ पर भी दी हुई है अपना जो कंप्लेन है लिख के। ठीक। अंकिता जी, क्या कॉलेज प्रशासन ने आपकी शिकायतों को दबाने या वापस लेने का आप पे दबाव डाला है, या फिर कोई दबाव आपके ऊपर है कॉलेज प्रशासन की तरफ से? जी, इससे पहले भी एक कमेटी बनाई थी, और जो इस रिगार्डिंग थी, जो मैंने पेशेंट कंप्लेंट्स आगे फॉरवर्ड की थी साइकोपैथ थी, उसके लिए कमेटी बनाई थी। उसमें भी मैक्सिमम वही लोग थे जो हफ्ते में 1 या 2 दिन आते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर हेमा वॉश ने मैडम से कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछा गया था। और मैं ये भी आपके नोटिस में लाना चाहूँगी कि जो 31 जुलाई को मीटिंग थी उसमें मैं थी, लेकिन डॉक्टर हेमा वॉश ने उस मीटिंग से गायब थी, उनको बुलाया, मतलब वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो क्यों नहीं है, जबकि उनकी प्रेजेंस भी इसके लिए मैटर करती थी। और उससे प्रीवियस जो मीटिंग है जिसमें उसमें भी मैक्सिमम 1 या 2 दिन आने वाले लोग थे, उसमें डॉक्टर हेमा वॉश ने मैडम से कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछा गया। सारे सवालों की चौथार मुझे भी की गई कि आप क्यों लिखा 2 दिन आने वाली बात, और आप इसको वापस ले लो या आप लिख के दे दो कि आपने आवेश में लिखा और ये एक्सेप्टेबल नहीं है और आपका करियर अभी शुरू हुआ है, और सारी चीज़ें। और जो मेरे लैब के इंटर्न्स थे और नर्सिंग स्टाफ था उनको भी धमकाया कि जब मेरे को भेज दिया वहाँ से तो मेरे पीछे से उनको बोला कि डॉक्टर अंकिता का नाम लिख के दो, कि उन्होंने ऐसा लिख दो पेपर में कि उन्होंने ज़बरदस्ती पेशेंट से कंप्लेंट्स लिखाई हैं। तो उन्होंने जब नहीं लिख के दिया, क्योंकि उन्होंने कहा सर ये गलत है, जो एक्चुअल चीज़ है वही तो उसमें लिखी जाएगी, तो उन्होंने कमेटी के मेंबर्स ने उनका 3-4 बार पेपर फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया कि तुम्हें लिख के देना पड़ेगा। तब जाके उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने बस इतना लिखा कि पेशेंट की कंप्लेंट रजिस्टर करके हमसे भूल हो गई और इस चीज़ को हम मतलब वापस लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें हुई, और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं इस मीटिंग में वीडियो रिकॉर्डिंग चाह रही थी और ट्रांसपेरेंसी चाह रही थी और कुछ सवाल जवाब चाह रही थी, क्योंकि प्रीवियस कमेटी का डिसीजन मैंने कितनी बार वाया मेल मांगा है कि मुझे आप प्लीज़ इसको आख्या दे दीजिए, लेकिन मुझे वो आख्या भी नहीं दी गई। मुझे ये रिप्लाई किया गया कमेटी जो हेड थे उस टाइम पे कि हम जो कंसर्न पर्सन है उसी को आख्या देंगे, जबकि मैं भी उस चीज़ में कंसर्न थी, क्योंकि कंप्लेंट तो पेशेंट की मैंने ही रेज की थी प्रिंसिपल मैम की तरफ। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सुरक्षा और न्याय की मांग की है, क्या उनकी ओर से आपको कोई आश्वासन मिला है ऐसा कुछ?
अभी तक मुझे नहीं, लेकिन मुझे पूरा ट्रस्ट है कि मेरी बात उन तक पहुंचेगी और ज़रूर वो मतलब इस चीज़ में होगा, सब चीज़ें जो होनी चाहिए बिल्कुल वो इसमें जो प्रॉपर कार्रवाई है करेंगे। मुझे पूरा ट्रस्ट है सिस्टम में, गवर्नमेंट में। ठीक। अंकिता, आपको अभी इस समय अपनी जान का खतरा भी महसूस हो रहा है, तो क्या पुलिस प्रशासन ने आपकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? मैंने रिटन एप्लीकेशन दी हुई है, यूपी महिला आयोग में भी दी हुई है और यहाँ अभी भी पुलिस स्टेशन में भी दी हुई है मैंने। हम्म। अ, अब भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद करियर और व्यक्तित्व जीवन पर भी आपका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा ही होगा। जी बिल्कुल, सैलरी रोक दी गई। मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय हूँ और रेगुलर एम्प्लॉय की सैलरी रोकना एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है और विदाउट एनी बिल्कुल। रीज़न और बिना कुछ, मेरा फाइनेंसेस बहुत अफेक्ट हो रहा है। जो मेरा लिविंग स्टाइल है वो सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं मेरे फाइनेंसेस रोकने की वजह से, और कोई रीज़न भी नहीं दिया गया। मैंने 7 बार मेल करके मांगा है, मैंने रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजे, प्लीज़ मुझे बताइए आपने किन रीज़न से मेरा वेतन रोका है, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिप्लाई भी नहीं मिला है और सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। और अब पता नहीं आगे जो भी चीज़ें इफेक्ट होंगी, मेरा जब प्रमोशन, एपीआर जो भी चीज़ें हैं मुझे नहीं पता। मैं बस मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, लेकिन अभी तक तो ये है कि मेरी सैलरी जो है वो रोकी जा रही है। अंकिता जी, ये बताइए कि कोई आपके स्टाफ मेंबर या फिर कोई साथ में काम करने वाले एम्प्लॉय, किसी ने आपको सपोर्ट दिया है या सभी दबाव में हैं? देखिए, मैं इस चीज़ पे नहीं कुछ भी कमेंट कर सकती हूँ, ये तो आप उन लोगों से पूछ के ही पता चल पाएगा। मैं अभी किसी से कुछ डिस्कशन इस रिगार्डिंग नहीं कर रही हूँ। मेरा आखिरी सवाल अंकिता जी आपसे यही रहेगा कि आगे आप इस लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाने का इरादा रखती हैं? क्या आप कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी कर रही हैं कोई? देखिए, मेरी ना किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं बस ये समझती हूँ कि सब लोग सिस्टम का पार्ट हैं और हम लोग, हमारा अपने देश के प्रति एक कर्तव्य है। और देखिए, मेडिकल कॉलेज जब चलाया जाता है तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आके कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं चला सकता। वहाँ पे आपको डेली रहना है और पेशेंट्स को आपको डेली देखना है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आप सोचें कि हफ्ते में 1 दिन आएँ और पूरा चीज़ें चल जाएँ, तो ऐसा नहीं होता। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें, एक टीम की तरह काम करें और वर्क प्लेस पे हार्मनी बनी रहे। एक दूसरे को ऐसे प्रताड़ित ना किया जाए, मेंटली हैरेस ना किया जाए कि उनकी सैलरी रोक रहे हैं, पर्सनल ग्रीवेंसेस की वजह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। इससे जो माहौल होता है वो खराब होता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि एज अ टीम सब लोग काम करें मिल बांट के और सिंसियरली काम करें, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मेंटली हैरेस ना करें, सैलरी वैलरी ना रोके। और अगर कुछ कर रहे हैं तो आप रीज़न तो बताएं कि आपको क्या मतलब इस चीज़ से वो है, आप लिख के तो दें कि क्यों सैलरी रोकी जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जाहिर है, इस प्रकार एटा मेडिकल कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार और उससे जुड़ी गंभीर समस्याओं ने एक बार फिर स्वास्थ्य प्रणाली की बड़ी चुनौती उजागर की है। उम्मीद है कि प्रशासन जल्द कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा देगा और डॉक्टर अंकिता शर्मा जैसे साहसी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, ताकि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।